फिर से एक नई वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। चलिए देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। और ये देखिए संघात्मक शासन यानी कि देश की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा दुई स्तर पे यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के लिए है। चलिए इसमें अति लघु और लघु क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, अति लघु का एक नंबर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। ये एक नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन वैसे शासन को कहते हैं जहाँ पर सत्ता का विभाजन केंद्र तथा राज्य के बीच किया जाता है, इसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जहां पर सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया जाता है, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ बताइए। एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है, देखिए बाबू, देखिए वैसे शासन व्यवस्था जिसमें सभी अधिकार केंद्र के पास होता है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है, उसे क्या बोलते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा में संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बाबू, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है यह है कि संविधान सबसे बड़ा होता है। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसके बड़ा कुछ नहीं होता। यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इससे बड़ा कुछ नहीं होता। और संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। और संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। वहाँ पे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। कोई नहीं होता है। यही पर लिखा गया है, यहाँ पे हो चाहे कोई नहीं, यहाँ पे लिखा था कोई नहीं। चलिए बाबू आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि सत्ता के विभिन्न स्तर पर विभाजन करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का विभिन्न स्तरों पर कति कर देना, विभाजन करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 5वां क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बाबू। तो वह आपका है पंचायती राज विशेषता। यानी कि पंचायती राज और स्थानीय सरकार सबसे अच्छी उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं लघुतरीय प्रश्न की ओर। देखिए लघुतरीय प्रश्न में देखिए हैं, एक नंबर देखिए, भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बेल्जियम से मिली जुली एक विशेषता तथा एक विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए लिखा हुआ है। देखिए हम जानते हैं कि बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा, यहाँ पे होता सत्ता यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे होता सत्ता आपका होता बाबू, यहाँ पे गलती हो गया है, सॉरी। सत्ता का बंटवारा केंद्र तथा राज्य स्तर पर किया गया है। उसी प्रकार भारत में सत्ता का विभाजन केंद्र तथा राज्य स्तर पर किया गया है, जो एक समान है। जो क्या है, एक समान है। यानी कि बेल्जियम में क्या कि सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर, दोनों स्तर पर की गई, उसी प्रकार भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर की गई है। चलिए इसके समानता देते हैं, कुछ विशेषता भी दी रखा है इसको। देखिए जिस प्रकार भारत में एकहरी नागरिकता के प्रावधान है, लेकिन बेल्जियम में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यही नहीं मिलती है। और देखिए यही नहीं मिलती है, वो दोनों मिल जाता है। और भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, और लेकिन बेल्जियम में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यही नहीं मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। और भारत जैसे देशों के संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना क्यों पड़ी। तो भारत जो जानते हैं बहुत विशाल देश है, तो विशाल जो बड़े देश होते हैं उसमें संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। देखिए लिखा है
क्योंकि भारत विषमताओं का देश है, जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, समूह, भाषा, परंपरा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक संविधान के व्यवस्था करके करके एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इसलिए भारत जैसे विशाल देशों के लिए केंद्र से हर जगह की शासन व्यवस्था संचालन करना संभव नहीं है। इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को गले लगाया है। यानी कि भारत में क्या है, यानी कि भारत जैसे विशाल देश है, तो वहाँ केंद्र के द्वारा सभी जगहों पर क्या एक समान नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। तो पहले देखिए, दो स्तरों पर सरकार के गठन की व्यवस्था है, यानी कि दो स्तर पर सरकार गठन होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। दूसरा है, दोनों सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और देखिए, केंद्र सरकार का शक्ति अलग होता है और राज्य सरकार का शक्ति अलग होता है, दो स्तर पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा भी लिख चुके हैं, एक लिखित सर्वोच्च एवं स्पष्ट संविधान है। एक लिखित सर्वोच्च एवं स्पष्ट संविधान है, सबसे ऊपर संविधान ही होता है किसी देश का। चलिए देखिए, चौथा में एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था का अंतर स्पष्ट करते हुए भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के दो लक्षण बताएं। और दोनों के बीच क्या करते, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बीच बाबू अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए बाबू देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास सभी अधिकार होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में किसके पास अधिकार होता है, केंद्र के पास। देखिए इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे देशों में लगाया जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ लगाया जाता है, छोटे देश में। चलिए तीसरा देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, हालांकि वहाँ पे एक के सरकार होते हैं। चलिए चौथा देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होते हैं, यानी कि एक के स्तर की सरकार जो होता है, केंद्र के पास सारी शक्ति होता है। चलिए अब संघीय शासन व्यवस्था का अंतर देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के पास अधिकार होता है। और देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के पास, दोनों के पास अधिकार होते हैं। देखिए दूसरा देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था बड़े देशों में लगाया जाता है और संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ लगाया जाता था, बड़े बड़े जो देश में होते हैं, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, उसके बाद रूस, ये सब देशों में लगाया जाता है। देखिए तीसरा देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं होता, शक्तियों का विभाजन होता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का क्या हो जाता है बाबू, तो विभाजन होता है। चलिए अगला चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था दो स्तरीय सरकार होते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होते हैं, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार होते हैं। चलिए इसके लक्षण देखिए, तो लक्षण देख सकते हैं। भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। और यही क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शा देता है। लेकिन भारत में कैसी है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए देखिए 5 नंबर, संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था की बड़ी भूमिका राष्ट्रीय एकता को अनुरक्षण बनाए रखने में रही है। राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसके लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और राज्य सरकार को अपने कार्यों के बारे में निश्चित आदेश दिए गए हैं। यानी कि भारत में राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसके लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाई गई है और राज्य सरकार को अपने कार्य के बारे में निश्चित आदेश दिए गए हैं। तथा विकास की दिशा में एक समान प्रगति करने की बात कहकर राष्ट्रीय एकता के आधार को मजबूती दिया है। और देखिए, जब ना ये क्या होगा, जब केंद्र सरकार मजबूत होगा, राज्य सरकार के कार्यों को अपना निश्चित कर आदेश दिया जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो विकास का काम होगा वह एक समान प्रगति पर रहेगी। और प्रगति करने की बात कहकर राष्ट्रीय एकता के आधार को मजबूती प्रदान की गई है। चलिए तो ये था आपका आंसर। और देखिए, आप ये मेरे चैनल का नाम है द वैशाली बुक और मेरा नाम देख सकते हैं, हेमंत कुमार है, हेमंत सिंह इसमें देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।